नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ दीपक जोशी और आज जो मेरे साथ युवा हैं इनसे बातचीत बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज बात होगी उत्तराखंड के जिन मुद्दों पर मोहित बिष्ट खुल के बोलते हैं। मोहित बिष्ट के बारे में बता दूं, यह एक यूट्यूबर है और बहुत बेहतर उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं और बड़े जन मुद्दों को बड़ी ही निर्भीकता के साथ उठाते हैं और लोगों का भरपूर प्यार इनको मिलता है। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। मोहित भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं, हमारे राज्य को 24 साल हो गए हैं। आपको लगता है जो एक राज्य की परिकल्पना उत्तराखंड में हुई थी वह पूरी हो पाई और कहां चूक हो गई? जी, जैसे कि 24 साल हो गए हमारे राज्य को बने हुए। एक जब राज्य अलग होने की बात हुई थी तो उस वक्त भी हम भी छोटे थे, लेकिन हमारी कई सारी आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी कि हमारा जब राज्य अलग होगा तो हमें कई सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो चकबंदी हो, चाहे अपने राज्यों में ही रोजगार हो, अपने राज्यों की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, जो कि शुरू में लग भी रहा था। जब एनडी तिवारी जी उस टाइम पे मुख्यमंत्री बाद में बने थे तो जो उन्होंने लोगों को दिखाया कि वास्तव में पहाड़ के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, हमारे मुख्यमंत्री बदलते गए, तमाम चीजें बदलती गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो चीज आज नहीं मिल पा रही है जो एक उत्तराखंड वासी को मिलनी चाहिए थी। आज हम हर दशा से परेशान हैं। आप परेशान होने की कई सारे कारण हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कारण अगर जब मैं जो एक चीज बात रखते हुए आया हूँ वो उसका एक मेन कारण ये भी है, कहीं ना कहीं जो जनता है हमारी, वो जनता का जागरूक ना होना, क्योंकि आज भी हमारी जनता हमेशा से डरती हुई आ रही है, जबकि जनता को नहीं डरना चाहिए था, अपने हक के लिए खुल के बोलना चाहिए था। मैंने कभी किसी नेता को या किसी भी चीज़ को दोषी नहीं ठहराता हूँ। मैं अगर मैं किसी को दोषी ठहराता हूँ तो हम अपनों को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि हम में वो शक्ति नहीं है कि हम अपने हक के लिए आगे बात करें। लोकतंत्र तो हमारे देश में है। आपने कहा कि जनता डरती है। जी, जनता डरती है या जनता को डराया जाता है? देखो, इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो पहले डराने वाला कब तक डराएगा? जैसे मैं हूँ, मैं कई चीज़ों के बारे में मैं खुद बोल रहा हूँ, तो मेरे को आखिर कब तक डराया जाएगा? जब मैं डट के खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे को नहीं डराया जाएगा, मैं समझता हूँ। लेकिन जनता क्या है, आज हमारे उत्तराखंड में पूरे पहाड़ों की अगर हमारा हालत लें, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे पहले मैं तो स्वास्थ्य को मानता हूँ। आज एक बंदा, मैं कभी भी कुछ दिन पहले जब रानीखेत में गया था अपनी वाइफ को दिखाने, रेणु श्रीवास्तव जी एक वहाँ डॉक्टर हैं, जब उनको मैं दिखाने गया था तो लोग चमोली से, गैरसैंण से, बड़ी दूर दूर से रानीखेत आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके आसपास अस्पताल नहीं है कि आप, क्योंकि मेरा तो नियरेस्ट बाई है, हम इसलिए चले गए थे। तो उन्होंने बोला हमारे वहाँ कोई भी ऐसे स्वास्थ्य के लिए इलाज ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे दिखा सकें। तो एक कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज हम 24 साल हमको हो गए और हमारे को इलाज करने के लिए इतने दूर दूर 100-100, 200-200, 300 किलोमीटर जाना पड़ रहा। तो क्या दुर्भाग्य नहीं है चीज का? लेकिन आप कह रहे हैं कि पहाड़ों में स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक नहीं है। बड़े बड़े पोस्टरों में जगह जगह लगाया जाता है कि स्वास्थ्य में नंबर 1 उत्तराखंड, और प्रचार बड़े स्तर से किया जा रहा है। मैं कहूँ बहुत बड़े स्तर से। तो क्या मानते हैं, ये खाली दिखावा है, सच्चाई कुछ अलग? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सिर्फ दिखावा है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा के लिए अभाव से मैं खुद जूझ रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ी लड़ाई खुद, हमारे जो सबसे कुमाऊं का प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है सुशीलाचारी, मैं खुद उसको लेकर तमाम लड़ाइयाँ मैं लड़ रहा हूँ कि किस प्रकार आयुष्मान कार्ड की हमको सुविधा तो दी जाती है, बोला जाता है कि आपको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा, लेकिन वहाँ सिर्फ दिखावा होता है। दरअसल हमको सिर्फ वहाँ पे जो आयुष्मान से फायदा है वो सिर्फ बेड और ग्लूकोज की बोतलों तक ही सीमित कर दिया जाता है, जबकि जो मेन टेस्ट होने चाहिए थे उससे वो सब बाहर से कराए जाते हैं। आज भी आप किसी से पूछ लो, अगर आपको कुछ भी टेस्ट कराने, उसने कहा नहीं आपका ये बाहर है, वहां चली जाएगी। इसके बारे में हमने कई बार अपने दर्शकों को बताया भी कि आयुष्मान कार्ड केवल उन लोगों का लगता है जिनका ऐसा लगता है कि अब इनकी मौत होने वाली है, बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, तभी उसको यूज में लिया जाता है। मोहित भाई ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और डॉक्टर ने इनके खिलाफ मानहानि का केस किया। अभी भी केस चल रहा है, अभी भी फाइनल नहीं हो पाया। इस कारण मोहित भाई पहाड़ के लोगों में चर्चाओं में खूब आए और सभी पहाड़ के लोगों ने जो इस समस्याओं को अनुभव करते थे, महसूस करते थे और सामना करते थे, उन्होंने आपका समर्थन किया। तो ये स्वास्थ्य की बहुत बड़ी लापरवाही मैं कहूंगा उत्तराखंड में चल रही है, लेकिन दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। पहाड़ों में रोजगार की क्या स्थिति है मोहित भाई? रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरे अपने में अगर अपनी गांव की व्यक्तिगत बात कहूँ
तो मेरे गांव में अगर हम 30 लड़कों की बात करें तो उसमें से 20 लड़के आज अपने देश छोड़ के भी विदेश जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनको अपने देश में भी वो पैसा भी कम पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे देश में होटल में अगर हम नौकरी करते हैं 12-13 घंटे की तो उनको 20 से 22 हज़ार तक सीमित हो जा रहे हैं लड़के, जबकि वहीं अगर विदेश में जा रहे हैं तो उनको 40-45 जो भी मिल रहा है वो सोच रहे हैं कि हमारी आजीविका के लिए एक अच्छा होता है। और रोजगार हमारे वहाँ क्या है, ना तो रोजगार है ना स्वरोजगार भी अगर आदमी करे। मैं खुद जब लॉकडाउन में घर आया था नौकरी से, क्योंकि उस टाइम पे होटल सब नौकरियां बंद हो गई थी, तो मैंने भी हल्द्वानी में एक रेस्टोरेंट खोला था। तो मेरे को ये लग रहा था कि अगर मैं सरकार से कुछ लोन लूं, क्योंकि उस टाइम पे कई सारी स्कीमें दिखाने के लिए खोली गई थी, त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, कि प्रवासियों के लिए लोन। जब उस लोन की हमने प्रोसेसिंग के लिए हम गए तो इतने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे हमको दिखाने थे, इतनी सारी चीजें करनी थी। तो जब हमको सब चीज हमको ऑलरेडी वहाँ पे देने हैं, हमको अपनी हैसियत वहाँ पर बतानी है, तो फिर हमको लोन की जरूरत ही क्यों पड़ती। अगर मेरे को 5-7 लाख रुपए इकट्ठे पहले से ही हैं तो मेरे को तो जरूरत नहीं थी लोन लेने की। तो आपको लगता है कि जो स्वरोजगार का ये ढिढोरा बीतता जाता है ये भी एक दिखलावटी है, और जो लोन लेने की प्रक्रिया है वह आसान नहीं हुई है, वह उसी स्थिति में है जो पहले होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोन लेने की आज भी बड़ी स्थिति कठोर है। इससे अच्छा हम ये करते हैं, मैंने खुद 2 लाख रुपए तक का मैंने बैंक से लोन लिया, जिसका मेरे को 13% का ब्याज चुकाना पड़ा। तो उससे अच्छा ये है कि पर्सनल लोन हम ले लें, फिर उसमें जो ब्याज है, क्योंकि जब हमको बोला जाता है कि आपको सब्सिडी में जो लोन दिया जाएगा उसकी प्रोसेसिंग आज भी बड़ी लंबी चौड़ी है, जो कि आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है उतना पूरा करना। तो या तो सरल किया जाए उसको। जब एक गरीब आदमी कोई अपना स्वरोजगार खोलने के लिए लोन लेता है तो मेरे हिसाब से तो उसको इतने सारे एविडेंस देने की, इतने सारे अपने चीजें देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सबको पता है जब पहाड़ का व्यक्ति है वो तो उड़ के जाएगा नहीं कहीं। उसको इससे अच्छा वहाँ वेरिफिकेशन करो कि यही रहता है, तो वहीं से उसको पूरी लोन की सुविधा देनी चाहिए थी। समय के लिए आपका बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीपक भाई आपका। तो इसी तरीके से देखते रहे प्रतिपक्ष से संवाद, हम आपको दिखाते रहेंगे अनेक खबरें और मिलाते रहेंगे उन लोगों से जो उत्तराखंड के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।